8 सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। यहाँ से हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक हम पढ़ते रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। फिर फर्दर प्रोसीजर में चैप्टर हम आगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये अपने इसमें पढ़ा 5th और 6th चैप्टर, क्लियर है। फिर सब्सटेंटिव में हम आगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें हमने 7th चैप्टर पढ़ा है। आगे 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th सारे टेस्ट ऑफ डिटेल से रिलेटेड है। और चैप्टर नंबर 8 में अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में करंट एसेट्स हैं, आपकी एसेट साइड पूरी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 10 में लाइबिलिटी साइड और इक्विटी साइड और कुछ थोड़ा सा पोर्शन प्रॉफिट लॉस का, लाइक इन चैप्टर 8, 9, 10 भी हम कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चैप्टर नंबर 11 है रिलेटेड पार्टीज का, रिलेटेड, और 12 रिलायंस ऑन अदर्स, रिलायंस ऑन, जिसमें हमने एक्सपर्ट पढ़ा हुआ था और हमने इंटरनल ऑडिटर पढ़ा हुआ था, कुछ थोड़ा सा डिस्कस भी किया हमने, कुछ डिस्कस किया हुआ, क्लियर है। अच्छा, चैप्टर नंबर अगर हम 8 पे आए तो 1.1 पे इसकी चैप्टर नंबर 8 के 2 क्वेश्चन है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल के पता आप लोगों को, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ, इनटेंजिबल के पता IAS 38 पढ़ा हुआ, IAS 38 पढ़ा हुआ है सबने, चलें वेरी गुड। 16 भी पढ़ा होगा, 16 भी पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, 16 में आपने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ही पढ़ी होंगी, ठीक है। हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं 16 को भी और 38 को भी। 16 में क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थी, हमने एजर्शंस पढ़ी है ना, एजर्शन एल में आउट करते हैं। एजर्शन में एक एजर्शन है प्रेजेंटेशन है, डिस्क्लोजर एजर्शन करते हैं ना। क्या है डिस्क्लोजर्स, हम अकाउंट्स में क्या डिस्क्लोजर देते हैं, बीइंग एन अकाउंटेंट और बीइंग एन ऑडिटर में क्या डिस्क्लोजर चेक करने होते हैं, तो कौन से डिस्क्लोजर होते हैं जी, क्या डिस्क्लोज करते हैं? और खुल के है पढ़ा हुआ आपने अकाउंटिंग, मैंने बायोलॉजी की चीज़ सुनी ना पूछी, ये एस्ट्रोनॉमी की चीज़ तो नहीं पूछी आपसे, वो पूछे जब अभी कुछ दिन पहले पढ़ के आए हैं या आप शायद पढ़ रहे हो, खुल के बताएं। पेपर में आ गया तो लिखेंगे कॉम्बिनेशन बस, और पूरा डिस्क्लोजर क्या मतलब है, पूरा डिस्क्लोजर क्या होता है? उसके सिर्फ 3 होते हैं, अगर रिवैल्यूएशन ना हो तो बुक पे लिख दिया और ये क्या होता है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। जब भी कोई डिस्क्लोजर पूछे ना तो उसको हमेशा शुरू करना है अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर है, हमें पॉलिसी का पता नहीं है तो हम अकाउंटिंग डेफिनेशन कैसे करेंगे, ये रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे, होस्टल से रिवैल्यूएशन हो ही ना। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी हमने अपने एसेट रखे में कॉस्ट पे, तो रिवैल्यूएशन तो है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे डेप्रिसिएशन स्केड्यूल पे। स्केड्यूल क्या है, कौन कौन से पर्टिकुलर्स हैं, उसकी ओपनिंग कॉस्ट कितनी है, एडिशन डिलीशन डिविडेंड कितनी है, क्लोजिंग कितनी है, पूरी रिकॉन्सिलिएशन में आते हैं ना, पूरा टेबल में आते हैं। ओपनिंग अक्यूमुलेटेड कितनी है, फॉर द डिडक्शन कितनी चार्ज की, क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड कितनी है, फिर कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड आ जाएगा आपके पास WDV, ऐसे ही है। फिर उसकी यूजफुल लाइफ आ जाएगी। पूरा बताएंगे यार, आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, आपको BA के स्टूडेंट थोड़ी हैं, ठीक है। पैथेटिक आंसर दिया आप लोगों ने। और क्या बताएंगे, अगर इम्पेयरमेंट हुई है तो कौन से एसेट की इम्पेयरमेंट हुई है, कितनी हुई है और कहाँ चार्ज किया आपने एक्सपेंस को। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो बोले यार। अच्छा, रिवैल्यूएशन में वर्ड सुना पहले, तो बोलते क्यों नहीं यार, पढ़ी हुई है, किससे पढ़ी है, किससे पढ़ी है? ये मैं अजीब सी बात तो नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं बोल रहे आप लोग, मुझे हैरानी हो रही है, बहुत ही माठे बच्चे हैं आप लोग।
बताएं यार, आप लोगों से मुखातिब हूँ मैं। कैसे मैं कब्रिस्तान में आके पढ़ा रहा हूँ, कब्रें बैठी हैं सारी मेरे आगे, मुर्दे लाशें पड़ी हुई। बताइए रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्या पढ़ा हुआ है? ऐसा कोई साल का रिवैल्यू किया जाता है, उसके बाद डिस्क्लोजर पढ़े हम, डिस्क्लोजर। भाई ये रिवैल्यू था, इंडिपेंडेंट था कि नहीं? उसका नाम क्या है? किस डेट को रिवॉल्यूशन की, किस रिवॉल्यूशन की, और किस कौन से फार्मूलाज यूज़ किए, क्या इंडिसेस यूज़ किए, क्या मॉडल यूज़ किया उसे रिवैल्यू करते हुए। ठीक है, ये सारे डिस्क्लोजर्स हैं। हैड देयर बीन नो रिवॉल्यूशन, अगर रिवॉल्यूशन ना होती तो उसकी कॉस्ट क्या होती जो आप बता रहे थे? और क्या पड़ा है? अगर डिस्पोजल्स हुए हैं तो उस पर कितने की डिस्पोज हुई चीज़, कितने की चीज़ डिस्पोज हुई है, WDV कितनी थी, गेन लॉस कितना है, किसको सेल की है, उसका ऐसा रिलेशनशिप क्या है, पढ़ा हुआ है? तो क्यों नहीं बोल रहे यार? और जी, और इस तरह के माइंड सेट रहेंगे फेल हो जाएंगे यार। ठीक है, मैं थोड़ी सी क्लास आप लोग इसलिए ज़्यादा लगा रहा हूँ यार, मैं चीज़ पढ़ी हुई है यार, पढ़ी चीज़ तो मुझे बताएं यार। या तो मैंने कोई एस्ट्रोनॉमी की चीज़ पूछी है, कोई एनाटॉमी की चीज़ पूछ ली है, कोई एनिमल एनाटॉमी पूछ ली है, मैंने आपसे कोई ज़मीन से कोई 200 मीटर नीचे की कोई मादनियात के बारे में पूछ लिया है। वो चीज़ जो सबसे बेसिक मम्मी डैडी स्टैंडर्ड है IE16 अकाउंटिंग का, उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पूछें। जो ख़ास तौर पे FAR2 है कोर्स में, वहाँ पे FAR2 में जो बच्चे फेल होते हैं ना, ये रीज़न है उसकी। अकाउंटिंग माइंड सेट जाता है कि हम तो अकाउंटेंट हैं जी, क्लर्क हैं, जबकि FAR2 में वो अकाउंटिंग नहीं करवाता, आपसे रिपोर्टिंग करता है। रिपोर्ट करें, रिपोर्टिंग में आती है, उसको हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते। ये जो मैंने 15-16 डिस्क्लोजर बताया, ये आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए थी यूँ। ठीक है, इसलिए हम अकाउंटिंग में फेल होते हैं कि हमने उसको उस तरह से पढ़ा ही नहीं जिस तरह पढ़ना चाहिए था हमें। ठीक है, समझ गए? करेंगे सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया आप लोगों ने यार। अच्छा जी, इसके अलावा एक डिस्क्लोजर ये है कि अगर प्रॉपर्टी आपकी है, गौर से सुन लें, प्रॉपर्टी, उसका टाइटल क्या होता है? ओनरशिप या पोजेशन आपके नाम पे नहीं है, आपके पास नहीं है, टाइटल आपके नाम पे नहीं है, पोजेशन आपके पास। दिस फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि हमारा एसेट है, हमारे नाम पे नहीं है, हमारा एसेट है, हमारी पोजेशन में नहीं है। क्यों नहीं है और क्या मेजर्स ले रहे हैं आप इसको रिकवर करने के, ठीक करने के। ठीक है, ये जो आखिरी 2 डिस्क्लोजर बताए ना मैंने, ये 5th स्केड्यूल के हैं या E16 के नहीं है। आखिरी 2 डिस्क्लोजर कि प्रॉपर्टी पोजीशन आपके नाम पे नहीं है तो अपने फैक्ट बताना है। ठीक है, और इससे पहले वाला कि अगर आपने कोई एसेट सेल किया है, कितने का सेल किया है, WDV कितनी थी, गेन लॉस कितना आया, किसको सेल किया और उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, याद रहेगा। यहाँ पर सिर्फ एक शर्त है कि हर उस एसेट को बताना है जिसकी WDV 5 लाख से ज़्यादा थी सेल करते हुए। एट द टाइम ऑफ सेल अगर WDV 5 लाख से, तो फिर ये डिस्क्लोजर देना है, अदरवाइज डिस्क्लोजर। ये 2 डिस्क्लोजर किसके हैं? 5th स्केड्यूल के। बाकी सारे डिस्क्लोजर IE16 के हैं, जिसको आप फ़ख्र से कहते हैं, हमने पढ़ा। ठीक है, उसमें क्या है जी, पॉलिसी क्या है, और फिर पूरा एक आपके पास आया था स्केड्यूल, उसमें ओपनिंग कॉस्ट, एडिशन डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग कॉस्ट, ओपनिंग WDV, डेप्शन फॉर द ईयर, और क्लोजिंग WDV, क्लोजिंग एक्टिविटी डेप्शन, और उसके बाद WDV आ जाएगी, यूज़फुल लाइफ आ जाएगी, इम्पेयरमेंट चार्ज की वो हो जाएगी। अगर आपने उसको रिवैल्यूड मॉडल पे रखा है, रिवैल्यूशन मॉडल पे, तो किसने रिवैल्यूशन की, क्या वो इंडिपेंडेंट था, उसका नाम क्या है, किस डेट को की, कौन से मॉडल्स यूज़ किए उसने, क्या फार्मूला यूज़ किया, किन स्टैंडर्ड्स में उसने की रिवैल्यूशन। और अगर वो रिवैल्यूशन ना होती तो उसकी कॉस्ट
क्या होती है, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन व्हाट वुड हैव बीन द कॉस्ट, ये डिस्क्लोजर है कम से कम आपने देने, ठीक है। इस तरह बताया गया ना यार, अगर ये डिस्क्लोजर इस तरह नहीं पढ़ेंगे अकाउंटिंग में तो फेल होना है, ऑडिटिंग का पेपर भेजा जाएगा आपको, ठीक है। ऑडिटिंग के पेपर में कोई खास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पूछता वो, लेकिन इतनी मोटी मोटी जो एक्सपेक्ट करता है। आप ऑडिट करने गए हैं, क्या क्वेश्चन आएगा, ऑडिट करने गए हैं, वहाँ पे आपके सीनियर ने आपसे क्या प्रॉपर्टी प्लान एंड डिस्क्लोजराइजेशन चेक करो, डिस्क्लोजराइजेशन चेक करो, चेक करके दे रहे हैं, स्किन सिनेरियो दे रही है, अब आपको खुद डिस्क्लोजर ही नहीं कराते तो क्या चेक करके आएंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर आपने कहना वो जी 44 में फेल हो गया जी, मैं 38 में फेल हो गया जी, ऑडिटिंग बड़ी मुश्किल है, ठीक है। ऑडिटिंग मुश्किल नहीं है, हम खुद घर से कसम खा के जाते हैं कि हमने फेल होना है, हमने खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। करेंगे, हलाएं थोड़ी थोड़ी खोपड़ियाँ अपनी, थोड़ी हिला के दिखाएं मुझे, थोड़ी हिलाएं ज़रा, हिलाएं थोड़ी सी, नहीं ज़ाया होगी इंशाल्लाह, एक्सरसाइज किया करें सारे, ठीक है। इसको इस्तेमाल करें यार, इसको कवर में लेके जाना है या जहेज़ में लेके जाना है इसको, या आपने बरियों में देनी है अपनी, इस्तेमाल करें, अल्लाह इसमें बरकत डालेगा इंशाल्लाह, ठीक है। करेंगे आगे 4 स्टैंडर्ड है ना, मैंने डिस्क्लोजर नहीं पढ़ाने, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा बेइज्जती करते मसाला तेज़ रखना है क्योंकि अकाउंटिंग हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। 1.1 पे 1.1 पे ये एक उसने आपको स्केड्यूल दिया है, इस स्केड्यूल आपने पढ़ा हुआ सारा IAS 16 में, ठीक है। इसने इसको वर्टिकल बनाया, आपने वर्टिकल बनाने, हॉरिजॉन्टल बनाने, दोनों तरीके, ठीक है। पढ़ा हुआ ना आपने, ऊपर कॉस्ट है, फिर अकोमोडेशन है, नीचे कैरिंग वैल्यू है। चलें आगे, फिर नीचे उसने डिस्कस किया कि अगर आपने इसको रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ किया है तो बताएं क्या बेसिस यूज़ किए हैं रिवैल्यूएशन करते हुए, किस डेट को किया है, रिवैल्यू इंडिपेंडेंट था कि नहीं था, और एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या होती है अगर रिवैल्यूएशन ना हुई होती, सरप्लस कहाँ चार्ज किया। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ठीक है। फिर हर जो भी आपने आइटम जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, इसके यूज़फुल लाइफ कितनी है, या डेप्रिसिएशन रेट क्या है, वो आपने वो मेंशन करना होता है इसमें। फिर अगले में गेन लॉस की बात करता है, उससे आगे बात करता है कि ये पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ डिटेल में, इससे पहले मैंने 2 दफ़ा डिस्कस कर लिया डिस्क्लोजर, ठीक है, तीसरी दफ़ा पढ़ लिया हमने। व्हेन नॉन करेंट एसेट हैज सिग्निफिकेंट आइटम्स, और नॉर्मली सिग्निफिकेंट आइटम्स ही होते हैं, नॉर्मली वहाँ ही सिग्निफिकेंट होते हैं जहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेरी फर्म है, ये कोविड कंपनी है, लैंड बिल्डिंग रेंट पे, थोड़ा सा फर्नीचर इक्विपमेंट्स है बस, वहाँ पे हो सकते हैं इनसिग्निफिकेंट हो, लेकिन जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे डेफिनेटली ये सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। तो जहाँ पे सिग्निफिकेंट आपने क्या करना है, डिस्क्लोजर रिलेटेड टू, ठीक है, एग्जिस्टेंस एंड सम ऑफ द सिग्निफिकेंट टर्म्स। अच्छा, इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये इररिलेवेंट पैराग्राफ, मजे का नहीं पैराग्राफ। आगे 1.2 पे 1.2 बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपको एजर्शंस याद है ना, एजर्शंस क्या होती हैं, एजर्शंस क्या थी हमने पढ़ी, याद है आपको, कौन कौन सी थी? क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस हम डिस्कस करते थे बैलेंस शीट के लिए, और ये डिस्कस करते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, याद है आपको, और दोनों के साथ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आ रही होती थी। तो अगर ये जो 1.2 है ना, इसको आपको याद करने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं इस पर। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि रिस्क क्या है, वो एजर्शन है उसका रिस्क है। अब देखें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किस फैमिली का है इन दोनों में से? अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस की अगर आपको एजर्शन याद है ना, तो ये 1.2 याद करने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं इसे। हमने क्या क्या एजर्शन पढ़ी थी जी, क्या क्या पढ़ी थी हमने?
फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था कि एसेट एग्जिस्ट करता है, फिर कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, एक्यूरेसी, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस हो गई ये वाली, और डिस्क्लोजर। कोई मिस तो नहीं कर गया हम? हाँ, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन आ गई। यस, कंप्लीटनेस और क्लासिफिकेशन। ठीक है, अच्छा इसको हम चेंज करते हैं, इसकी जगह प्रॉफिट लॉस पे आ जाए, जिसको हम कहते हैं अकाउंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन। उसमें क्या थी, वैल्यूएशन की जगह क्या आ गया, मेजरमेंट, एग्जिस्टिंग की जगह क्या आ गया, अकरेंस, और राइट एंड ऑब्लिगेशन की जगह क्या, कट ऑफ। डिस्क्लोजर भी ऐसे ही है, एक्यूरेसी भी है, कंप्लीटनेस भी है, क्लासिफिकेशन भी है। अब अगले 4-5 चैप्टर्स में रिस्क क्या है, ये मसला हल हो गया। फौरन आपने एग्जेशन पे आए ना कि इसकी एग्जेशंस क्या है, वही रिस्क है इसका। देखें फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लान में पढ़े, एग्जेशन बताना चाहिए। एग्जेशन क्या जी, एग्जिस्टेंस। पढ़ा हुआ है। रिस्क क्या है कि एसेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अकाउंट्स में आ रहा है। एग्जेशन क्या है, वैल्यूएशन। रिस्क क्या है, ओवर या अंडर वैल्यू कर दिया। रिस्क क्या है, इनकम्प्लीट आ गया, कंप्लीटनेस कि सारे एसेट्स कंप्लीट नहीं है। रिस्क क्या है कि रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर दी, 60 में लगे। ठीक है, या आई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उठा के आपने स्टॉक्स में रख दिया, या स्टॉक को उठा के आपने नॉन क्रेडिट में रख दिया, या डेटर्स को आपने कहा ठीक है जी आई तो 12 महीने के बाद ही मिलने, उठा के नॉन क्रेडिट में रख दिया। फॉलो करेंगे, चलें आगे। अच्छा और क्या रिस्क है, प्रेजेंटेशन गलत कर दिया आपने, ये जो डिस्क्लोजर देनी चाहिए थी नहीं दी, इनएक्यूरेट चीजें रखनी, ये रिस्क है। चलें आगे, पक्की बात है, क्यों जी? अच्छा 1.3 पे हैं। 1.2 संभाल लेंगे ना, कर लेंगे इसे। वो देखें, देयर इज अ रिस्क, मैं जैसे आखिरी वाला पॉइंट पढ़ा हूँ प्रेजेंटेशन में, देयर इज अ रिस्क दैट एसेट हैव नॉट बीन करेक्टली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड। क्लासिफिकेशन में क्या लिखा, देयर इज रिस्क कि जनाब इम्प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर दिया आपने उसको। 1.3 पे आ जाए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने हैं। हमने क्या पढ़ा था, हम एजर्शंस पढ़े थे। हमने पढ़ा था एजर्शंस को का एविडेंस लेने के लिए कई दफ़ा एक एजर्शन को मीट करने के लिए आपको एक प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ता, और कई दफ़ा एक प्रोसीजर परफॉर्म करके एक से ज़्यादा एजर्शन का भी एविडेंस मिल जाता है। ये पढ़ा ना। तो जनरली क्या होगा, एक एजर्शन के लिए आपको हर एजर्शन के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। यही सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यही क्या जी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। 1.3 पे कंप्लीटनेस। अच्छा हमने इससे पहले वो डायरेक्शनल टेस्टिंग पढ़ी थी, वो क्या थी, ओवर स्टेटमेंट है। कभी हम एसेट की ओवर स्टेटमेंट चेक कर रहे होंगे, कभी ये देखें उसे कैसे जबरदस्त लिखा है यहाँ पे। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, अंडर स्टेटमेंट। हम जब कंप्लीटनेस चेक कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कोई चीज़ें इनकम्प्लीट तो नहीं है, अंडर स्टेटेड तो नहीं। अच्छा एग्जिस्टेंस, ओवर स्टेटमेंट। भाई एसेट ओवर स्टेट कर दिया है, ये एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, वो डाटा जितने रिसीव है भी है कि नहीं है, एसेट्स हैं भी है कि नहीं है, वो स्टॉक्स जितने हैं भी हैं। समझ गए नहीं? अच्छा उसके बाद एक्यूरेसी वैल्यू, मैं सबको स्किप कर रहा हूँ। अब आगे 1.3 में उसने नीचे हेडिंग दी है कंप्लीटनेस की। ठीक है, कंप्लीटनेस के लिए क्या करेंगे, ठीक है चलें यहाँ तक क्लियर है सबको। अब मैं आपको ना सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं पढ़ा रहा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सभी जितने चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और शायद 11 भी गई। ठीक है, जब भी पेपर में सब्सटेंटिव प्रोसीजर आया, क्या आया, तो ये कम से कम आपने लिख के आने। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए बता रहा हूँ। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होंगे, सबसे कुछ होंगे जनरल नेचर के, कुछ होंगे स्पेसिफिक नेचर के। जनरल, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको पेपर में भी करना आसान, पॉइंट स्कोर करना आसान रहे, और
जब प्रैक्टिकली आप करें तो वहाँ पे भी आपको आसानी हो, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड ने अलग अलग नहीं किया, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग पहला प्रोसीजर क्या है, ठहरे, ये दूसरा है। पहला है ऑब्टेन स्केड्यूल। ऑब्टेन, सबसे पहले क्लाइंट से क्या कहेंगे, मुझे स्केड्यूल, मुझे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्केड्यूल दें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डिटेल दें मुझे। ये डिटेल का लेना इज अ प्रोसीजर, इसका एक नंबर है। जिस बच्चे ने फेल होना है उसको इजी कैजुअल समझ के स्किप कर कहेगा, बिल्कुल वैसे जैसे आप लोगों ने भी डिस्क्लोजर्स को कैजुअल समझा था। आपने कहा वो डब्बा सा बन गया, स्केड्यूल वो बनाना आ गया, मैं बात ठीक है जी खत्म। आगे डिस्क्लोजर सीखने की कोशिश, ठीक है, नहीं की। मुझे अंदाज़ा है कि अकाउंटिंग के टीचर उस पर एम्फोसिस किए बगैर आगे जा नहीं सकते। हम वो होते हैं जो कोशिश नहीं करते हैं, हम स्किप करते हैं। नहीं, टीचर कहता है नहीं बड़ा फ़ायदा है, इंपॉर्टेंट है, एम्फोसिस करता है, नहीं बस उसका स्केड्यूल बनाना आगे, बस ठीक है। हम क्लर्क हैं, हम अकाउंटेंट नहीं है, ठीक है। क्लर्कों वाली अप्रोच हम कहते हैं बस स्केड्यूल बन गया, डेट हो गया, खत्म, ठीक है। और मेरी काम वाली थी, मेड थी, उसकी बच्ची थी 10-12 साल की, बुखार चढ़ गया, वो डॉक्टर के पास उसकी मदर लगी, डॉक्टर का इंजेक्शन लगेगा, तो वो इंजेक्शन लेके आया तो उसने डॉक्टर के हाथ पकड़ लिया, इंजेक्शन नहीं लगाना। थोड़ी सी ज़बरदस्ती की तो वो आके मेरी मदर को बता रही थी कि मैंने फिर पता क्या किया, वो बच्ची, मैंने डॉक्टर के हाथ पे दंदी काट दी, उसके दर्द ही मैं भाग के आ गई हॉस्पिटल से। जैसे वो इंजेक्शन से बच के गई ना, ऐसे ही हम नॉलेज से बच के जाते हैं, मिलना चाहिए हमें, ठीक है। टीचर आता है क्लास में, आके पूछता है, तरले करता है कि जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बता दें। अभी नहीं सब समझ आ गया, ठीक है, हम पढ़े पढ़ाए हैं पीछे से, ठीक है। मेरे पिछले 8-10 सालों की वर्स्ट क्लास है ये, वर्स्ट एज फार एज क्वेश्चनिंग इज कंसर्न, ठीक है। अब रिजल्ट से पता लगेगा, या शायद मेरी परसेप्शन गलत है, मैंने गलत मिस परसीव किया आप लोगों को। अब बहुत लाइक फाइक किस्म की चीज़ें, और मैं जज नहीं कर पा रहा कि आपको क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 9 दिन में तरले करूँ तो एक क्वेश्चन आता है, वो भी लगता है ज़बरदस्ती वो खाना पूरी के लिए करें, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं करना आपने, इसका एक जब भी सब्सटेंटिव क्वेश्चन आया, कम से कम 8, 10, 7, 12, 11 नंबर का क्वेश्चन होगा हमेशा। वो आपने स्टेप्स पूछेगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्टेन स्केड्यूल, इसको मिस नहीं करना। जैसे स्केड्यूल मिले क्या करना है आपने, चेक करें ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। इसके किससे चेक करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर की ऑडिट फाइल से, पिछले साल के फाइनेंशियल में टैली या WDV जो प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट में डेप्रिसिएशन आपको स्केड्यूल आया, आप ओपनिंग WDV चेक पिछले फाइल से टैली नहीं है, या पिछले साल के प्रॉफिट लॉस से टैली नहीं है, तो मैनेजमेंट से सब ठीक करके लाएं। समझ गए, याद रहेगा। तीसरा चीज़ क्लोजिंग बैलेंसेस, चेक क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से देखेंगे हम, इस साल के ट्रायल बैलेंस से, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि उससे टैली कर रहा है, ठीक है। ओपनिंग ठीक है, क्लोजिंग भी ठीक है। ये ना कि आप स्केड्यूल ले लिया, उस पर प्रोसीजर परफॉर्म करने चुके, 6 दिन प्रोसीजर परफॉर्म करते रहे, उस पर 6 दिन पता लगा इसका ओपनिंग बैलेंस टैली नहीं है, या इसका क्लोजिंग टैली नहीं है। समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल, देखिए उसमें बहुत सी कैलकुलेशन है ना, उसमें बोर्ड पे है ना, बोर्ड पे उसमें वर्टिकल कैलकुलेशंस भी आ रही हैं और हॉरिजॉन्टल भी आ रही हैं, ठीक है। ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग कॉस्ट, ओपनिंग कैलकुलेटेड प्लस फॉर द डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशंस भी हैं, और इन सब का यूँ टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, WDV फॉर द ईयर, टोटल कॉस्ट, टोटल अकोमोडेटेड,
तो वर्टिकल कैलकुलेशन भी हैं, तो सारी चेक करें, जैसी जिस स्केड्यूल में जैसी भी हैं उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी याद रहेगा। इसका एक नंबर है। अगर दो एग्जामिनर जो है ना थॉट प्रोसेस ही है, अगर उसने 8 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए, एक प्रॉपर्टी प्लान रिकमेंड का दे दिया, दूसरा उसने आपको इन्वेंट्री का दे दिया, 2 क्वेश्चन हो गए, तो दोनों में ये करने हैं। अगर आपने मिस किया कहता एक नंबर में यहाँ काटूंगा, एक नंबर में यहाँ काटूंगा, वो अलग सिनेरियो, ये अलग सिनेरियो। तो छोटी सी गलती से, छोटी सी इतनी सी चीज़ लिखने से, बल्कि ये जो 5 में लिखवाऊंगा, ये 5 लिखने में 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट भी, लेकिन इन नो टाइम यू विल बी एबल टू गेट 4-5 मेंबर्स इन नो टाइम। ठीक है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर अब से ऑनवर्ड इंशाल्लाह, अब से ऑनवर्ड आप बुक के स्लेव नहीं रहेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने के लिए, इंशाल्लाह खुद करेंगे अगले चैप्टर्स में आप। ठीक है, बस ये याद हो, जैसे ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्वेश्चन है फॉरन जनरल, ना ये जनरल की हैंडिंग की जरूरत नहीं, स्पेसिफिक हैंडिंग की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए बताया मैंने। ठीक है, क्या करें, फौरन 1 मिनट लगेगा, ये 5 प्रोसीजर लिख दें, याद रहेगा जी। अच्छा, आखिरी क्या है, ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। इस चीज़ के बारे में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, पक्की बात है। यस सर। चलें, वेरी गुड। क्या है जी, ओपनिंग बैलेंस, सबसे ऑब्टेन स्केड्यूल, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अरिथमेटिक एक्यूरेसी और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। इस बारे में उसने बताया था, उसने कहा जी बच्चे ने सब कुछ कर दिया, रिप्रेजेंटेशन लेटर किसने लेना था, मैंने 1 नंबर काटा। मैंने उनसे पूछा, ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, कि जी जो 2 क्वेश्चन है इसमें भी नंबर काटा है आपने उसका, कहते हाँ जी इसमें भी काटा है, ये भी तो अलग सिनेरियो है। ये एक छोटी सी चीज़ लिखने से बच्चे ने अपने 2 नंबर, जब जहाँ पे एक नंबर कीमती है, तो छोटे से कैजुअल बिहेवियर से 2 नंबर ज़ाया कर दें। आप तो नहीं करेंगे, चलें। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे इतने शहजादे होते हैं माशाल्लाह, ये मैंने बच्चों को बताया ये चीज़, ठीक है। और मेरी परसेप्शन थी कि बच्चे अकाउंटिंग पढ़ के आ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ के आ रहे हैं। अभी हम टेस्ट भी लेते हैं, उसमें भी मस्ती इस तरह ही करते हैं बच्चे, और फाइनल भी करके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ आपको साथ साथ, बैलेंस शीट का भी और फॉर एग्जाम्पल अभी प्रॉपर्टी प्लान में पढ़ रहे हैं ना, उस टाइम सेल्स भी पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस में। तो सबके लिए यही है, अगर सेल्स या प्रॉफिट लॉस की आइटम होगी ना, प्रॉफिट लॉस की आइटम, तो ये नहीं आना, प्रॉफिट लॉस की आइटम में ओपनिंग बैलेंस, लेकिन हम ओपनिंग बैलेंस चेक करके एग्जाम में छत पे आके लगता है गुस्से में कि कौन से लोग हैं, कहाँ से हैं। ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना। ऐसा आंसर करते हैं कि अगर वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मरीज है ना, तो उसका हाई हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर का मरीज ना हो तो ब्लड प्रेशर उसका, और अगर लो ब्लड प्रेशर का मरीज हो तो नॉर्मल हो जाता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो तो बेचारा लुढ़ा जाता है। आंसर सुन के आप लोगों के कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद देखें, ये 4 या 5% लिखनी है आपने, इन केस ऑफ क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन 4, इन केस ऑफ अकाउंट बैलेंस 5% लिख दिए, 1 मिनट लगा। इसके बाद है स्पेसिफिक में आपकी ग्रिप होनी चाहिए एजर्शंस में, 6 या 5 एजर्शंस हैं, हर एक का 1% लिखेंगे तो 10-12 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर कंप्लीटनेस के लिए क्या करना है 1% बता दें, एक्यूरेसी के लिए क्या करना है, एग्जिस्टेंस के लिए क्या करना है, वैल्यूएशन के लिए क्या करना है, मेजरमेंट के लिए क्या करना है, अकरेंस के लिए क्या करना है, राइट एंड ऑब्लिक, वो जब 1% बताएंगे आपको पूरा 10-12 नंबर का 8-10 का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये है जब जनरल क्वेश्चन आएगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बारे में बताएं, जब जनरल क्वेश्चन है।
अच्छा, अगर तुम पेपर में पूछे स्पेसिफिक